तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं और सूरज दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और हम दोनों साथ में रहा करते थे। एक दिन मैं और सूरज पढ़ाई ही कर रहे थे कि उसकी मम्मी का फ़ोन आया। फिर जब सूरज ने फ़ोन उठाया तो सूरज की मम्मी ने कहा कि कैसे हो सूरज बेटा, तबीयत तो ठीक है ना, और पढ़ाई कैसी चल रही है। इस पर सूरज ने कहा कि माँ सब कुछ ठीक है और पढ़ाई ठीक चल रही है, आप बताओ घर पर तो सब ठीक है ना। जिस पर उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा सब ठीक है, वो क्या है कि तेरी बहन के लिए रिश्ता आया है, तो तेरे पापा कहते हैं कि तू आके एक बार लड़के को देख ले, तुझे ठीक लगेगा तो बात आगे बढ़ाएंगे। जिस पर सूरज ने कहा कि ठीक है माँ, 1-2 दिन में आता हूँ मैं। फ़ोन पर बात होने के बाद सूरज ने मुझसे कहा, यार तुझे भी मेरे साथ चलना होगा, मेरी बहन के लिए एक रिश्ता आया है और तुझे मेरे साथ लड़के को देखने जाना है। जिस पर मैंने बोला, यार मैं क्या करूँगा जाके। जिस पर सूरज बोला, करना क्या है, बस साथ चलना है और क्या। मैं जानता था कि सूरज मुझे अपने साथ ही लेकर जाएगा, चाहे मैं कितना भी बहाना बना देता, लिहाजा मैं सूरज को ही हाँ बोल दिया। फिर 1-2 दिन बाद मैं और सूरज शाम की बस से निकले सूरज के गांव जमालपुर, जो कि 350 किलोमीटर दूर था। बस में बैठने के बाद जब बस खुली तो तब तक बस पूरी भर चुकी थी। सभी मुसाफिर अपनी अपनी सीट पर पसर चुके थे। हम दोनों भी अपने फ़ोन पर बिजी हो गए थे। धीरे धीरे समय गुजरता रहा और रात गहराती गई। इस बीच मैंने नोटिस किया कि सूरज नींद में पड़ चुका है, पर उसका फ़ोन अभी भी चल ही रहा था। मैंने उसके फ़ोन पर चल रहे प्रोग्राम को बंद कर दिया और खुद भी सोने की कोशिश करने लगा। मेरी भी आंख लग गई। फिर सुबह के तकरीबन 4 बजे के करीब बस के कंडक्टर की तेज आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। आंख खुली तो मैंने पाया कि बस कहीं रुकी हुई है, और जब बस की खिड़की से बाहर देखा तो बस हाईवे के किनारे किसी दुकान पर रुकी थी। कुछ लोग बस से उतरकर चाय पी रहे थे। मैंने भी सूरज को उठाते बोला, भाई चाय पीनी है क्या। जिस पर सूरज ने बोला, नहीं यार। सूरज के ना बोलने के बाद अभी मैं यही सोच रहा था कि मैं चाय पीने के लिए बस से उतरूं या फिर रहने दूं कि तभी सूरज के फ़ोन की रिंग बजी। फ़ोन पर सूरज की माँ थी। माँ से बात करने के बाद सूरज ने कहा, यार अब मामा जी के घर जाना पड़ेगा, मामा जी कुछ सामान देने वाले हैं घर के लिए, अगर अभी नहीं गए तो कल फिर इधर आना होगा। जिस पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, फिर मामा जी के घर होते हुए चलते हैं। फिर तकरीबन अगले 1 घंटे में बस भवानीपुर बस स्टैंड पहुंची और हम दोनों उतर गए। सूरज के मामा जी का घर हाईवे से बहुत ही करीब था, जिस वजह से हम दोनों पैदल ही चल पड़े। मामा जी के घर पहुंचने पर पता चला कि मामा जी पूर्णिया गए हुए हैं, शाम तक लौटेंगे। जिस पर सूरज ने अपनी मामी से पूछा कि मामा जी कोई सामान घर भिजवाने वाले थे, आपको पता है तो दे दो। जिस पर सूरज की मामी बोली, हमको कुछ नहीं पता, शाम को मामा जी आएंगे तो वही बताएंगे, अभी चुप करके आराम करो, और हाँ आज शाम को जाने की सोचना भी नहीं। मामी ने अपना फरमान सुना दिया था कि आज जाने नहीं देंगी, और सूरज मामी की बात काट भी नहीं सकता था, लिहाजा हम दोनों को रुकना ही पड़ा। फिर जब शाम को मामा जी पूर्णिया से लौटे तो वो सूरज को घर पर देखकर बहुत ही खुश हुए और मामी को आवाज़ देते बोले, अरे कुछ खिलाया पिलाया कि नहीं। जिस पर मामी जी हंसते बोले, नहीं भूखे रखे हैं। फिर ढेर सारी बातचीत के बाद खाना पीना हुआ और अब बारी थी चैन की नींद की। और जब चारपाई घर वाले आम के पेड़ के नीचे लग गई तो ये पता चल गया कि अब बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। चारपाई पर पसरने के बाद कुछ देर तक तो सूरज अपने मामा जी से बात करता रहा, और इसी बीच जब मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने सूरज से कहा, अरे भाई इस वक्त कौन रो रहा है। जिस पर सूरज ने कहा, गाँव की चुड़ैल। सूरज की बात सुनकर मैंने कहा, क्या यार तू भी कुछ भी बोल रहा है। जिस पर सूरज अपना मुंह बनाते बोला, मैं सही बोल रहा हूँ, तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो आज रात खुद ही देख लियो जब वो चुड़ैल शाम के पेड़ पर बैठेगी। ये बोलकर सूरज चुप हो गया। मैं ये तो जानता था कि सूरज ने जो कुछ भी कहा उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, पर उस अंधेरी रात में कुछ तो था जो मुझे खटक रही थी। शायद पहली बार खुले में सोने की वजह से मैं बेचैन था। फिर कुछ ही देर में सूरज और मामा जी गहरी नींद में खो गए, पर मैं अभी भी अपनी चारपाई पर करवटी बदल रहा था। ऊपर से वो अजीब आवाज़ें लगातार आ ही रही थी, और तभी अचानक से हवा तेज हो गई, और हवा के तेज होते ही आम के पत्ते जोरों से आवाज़ करने लगे। और जब मैंने पेड़ के पत्तों की तरफ देखा तो मेरी सांसें अटक गई, मेरे हाथ पैर सम गए और मैं जोर से चीखना चाहता था, पर मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। दरअसल उस आम के पेड़ की डाली पर एक लड़की पैर लटकाए बैठी थी, पर मुझे उसका पैर ही दिखाई दे रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल में एकदम से धक्सा हुआ, और उस धक्के साथ मेरा पूरा शरीर एकदम से जम गया, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी बैठ गई। मैं चीखकर सूरज और मामा जी को उठाना चाहता था, पर मैं ये चाहकर भी नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते मेरा पूरा बदन पसीने से तर हो गया। मेरी चढ़ती हुई सांसें अब कभी भी थम सकती थी, और फिर सीने में एक तेज दर्द उठा, और उस दर्द के साथ ही मेरी आंखें बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज और मामा जी भी उठ चुके थे, और जैसे ही सूरज की नज़र मेरे पर पड़ी तो उसने कहा, क्या भाई लगता है गाँव की ताज़ी हवा ने तुझे मदहोश कर दिया है, जो इतनी देर तक सोता रहा। चलो उठ, हमें घर भी जाना है। इस समय मैंने सूरज से रात वाली बात बताना ठीक नहीं समझा और चुपचाप फ्रेश होने चला गया। फिर नाश्ता पानी करने के बाद मैं सूरज के साथ निकला बस स्टॉप की तरफ, जहाँ से हमने सूरज के घर के लिए बस पकड़ी। बस में बैठने के बाद सूरज ने मेरे को टोकते कहा, सुबह से तेरा चेहरा उतरा हुआ है, बात क्या है। जिस पर मैंने सूरज को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद सूरज हंसने लगा और हंसते बोला,
अबे पागल हो गया है, तू कब से भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानने लग गया? वैसे भी रात को तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि उस पेड़ पर चुड़ैल बैठती है। सूरज की बात सुनकर ये तो साफ जाहिर था कि वो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा है, और शायद मैं भी नहीं करता अगर यही बात सूरज बोल रहा होता। खैर फिर मैंने भी अपना मुंह बंद करने में ही भलाई समझी, नहीं तो सूरज को मेरा मजाक उड़ाने का एक टॉपिक मिल जाता। फिर तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हम दोनों सूरज के घर पहुंच गए। सूरज के घर वाले बहुत सज्जन लोग थे, और सूरज की माँ को एक पल को तो देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरी ही माँ है, क्योंकि उनका चेहरा काफ़ी हद तक मेरी माँ से मिल रहा था। घर पहुंचने के बाद सूरज की माँ ने लड़के की बात छेड़ दी। काफ़ी बातचीत करने के बाद डिसाइड हुआ कि सोमवार की सुबह सूरज उसके मामा जी के लड़के को देखने जाएंगे। फिर शाम के करीबन 5 बजे सूरज मुझे अपने गांव के मार्केट में ले गया, जो कि 3 किलोमीटर दूर था। मार्केट में घूमते फिरते खाते पीते वक्त का पता ही नहीं चला, और जब घर की तरफ लौटे तो काफ़ी वक्त हो गया था। सूरज बाइक चला रहा था और मैं उसके पीछे बैठा हुआ था। फिर जब बाइक हाईवे से उतरकर गांव वाले कच्चे रास्ते पर पड़ी तो वहाँ काफ़ी अंधेरा था। साथ ही बहियार यानी कि गांव का बाहरी एरिया होने के कारण रास्ते के दोनों तरफ खेत या बगीचे थे, जिस वजह से वो रास्ता थोड़ा डरावना लग रहा था। क्या सूरज बड़े ही आराम से बाइक ड्राइव कर रहा था। अभी हम बीच रास्ते ही पहुंचे थे कि तभी मुझे लगा कि फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हुआ है, और जब मैंने एक नज़र अपने कंधे की तरफ की तो मेरी चीख निकल गई, और मेरे अचानक के चीखने से सूरज भी हड़बड़ा गया, जिसके चलते वो बाइक को संभाल ही नहीं पाया और हम बाइक के साथ नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही जहाँ मैं उठ तक नहीं पा रहा था तो वहीं सूरज उठते ही चिल्लाते हुए बोला, क्या हुआ? तेरे मजाक के चक्कर में अभी कोई गहरी चोट लग जाती तो? सूरज को अभी भी यही लग रहा था कि मैं मजाक ही कर रहा हूँ, पर मेरे पर जो बीत रही थी वो तो सिर्फ मैं ही जानता था। फिर जब सूरज को एहसास हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ हूँ, तब जाकर वो शांत हुआ और जल्दी से बाइक उठाकर स्टार्ट की। मैं भी किसी तरह उठा और बाइक पर बैठ गया। सूरज ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और हम जल्दी ही घर पहुँच गए, पर मेरा डर अभी भी बना हुआ था। मेरा थरथराता हुआ शरीर और माथे पर छाई सिकन से ये साफ जाहिर हो रहा था कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। और जैसे ही सूरज के दादाजी की नज़र मेरे पर पड़ी तो वो भी भाप गए कि कुछ तो गलत हुआ है। और जब उनके पूछने पर सूरज ने बीती सारी बात बताई तो वो एकदम से सूरज पर भड़क गए और भड़कते हुए बोले, तुम लोगों ने 4 किताबें क्या पढ़ ली? खुद को महाज्ञानी समझने लगे हो? इतनी बड़ी बात हो गई है और तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा। अभी कुछ हो गया इसको तो जिंदगी भर पछताने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। दादाजी की बात सुनकर ये तो मुझे पता ही चल गया था कि कोई बड़ी ही मुसीबत गले पड़ गई है, पर सवाल ये था कि इस बला से कैसे जान छुड़ाई जाए। फिर जब दादाजी ने कहा, चलो मनोली माई के यहाँ, अब वही कुछ उपाय बताएंगे। दादाजी के इतना कहते ही दादाजी ने अपनी लाठी उठाई और हम उसी वक्त उनके पीछे पीछे चल दिए। दादाजी बीच बीच में अपनी लाठी जोर से पटकते और खांसते, जबकि दादाजी को खांसी नहीं थी। गांव के कच्चे और अंधेरे रास्ते से होते हुए हम अब खेतों के पगडंडी पर आ गए, जहां सनसन की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। हम दोनों चुपचाप दादाजी के ठीक पीछे पीछे चलते ही रहे, और तकरीबन 15 से 20 मिनट चलने के बाद अब हम किसी दूसरे गांव में पहुंच गए, जहां काफ़ी धुआं उठ रहा था। और जब हम गांव के अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वहां पर बहुत से लोगों को रस्सी से बांध कर रखा गया था और कुछ लोगों को जमीन पर लेटाकर उसके चारों तरफ दिया और अगरबत्ती जलाई गई थी। आज से पहले मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर जब दादाजी ने हमें रुकने को कहा तो हम रुक गए, और दादाजी सामने की झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर माई माई पुकारने लगे। दादाजी के माई माई पुकारने पर उस झोपड़ी से एक बुजुर्ग औरत बाहर आई। दादाजी ने फौरन ही उनके पैर छुए और मेरी तरफ इशारा करके उन्हें कुछ बताने लगे। दादाजी की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत मेरे करीब आई और बोले, तुमने उस लोटे का पानी पूरा पिया था या फिर आधा ही? माई की बात सुनती मैं चौंक गया, क्योंकि वो लोटे वाली बात तो मैंने सूरज तक को नहीं बताई थी। फिर माई को ये बात कैसे पता चली? मैंने जवाब देते हुए कहा, आधे। मेरी बात सुनने के बाद माई बोली, इसे शनिवार तक किसी तरह बचा कर रखो। शनिवार की निशिभर रात को ही इस बला से मुक्ति मिल सकती है, और हाँ, इसे शनिवार की रात तक सोने मत देना और न इसे एक पल के लिए अकेला छोड़ना। ये बोलकर माई वापस अपनी झोपड़ी में चली गई और हम दोनों दादाजी के साथ घर लौट आए। घर वापस आने के बाद जब दादाजी ने सारी बात बताई तो मुझे लगा कि अब मैं मरने ही वाला हूँ, क्योंकि दादाजी को उस माई ने बताया था कि मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। अगर मैं उस रात उस लोटे का सारा पानी पी लेता तो उसी वक्त मेरी जान चली जाती, पर मैं लगभग आधा पानी ही पिया था, जिस वजह से कुछ दिनों का वक्त मिल गया। और अगर ये बात सामने नहीं आती तो मेरा मरना तय था, पर अभी भी मेरी जान अधर में ही लटकी थी। दादाजी ने सबको बता दिया कि हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ ही रहेगा और शनिवार तक मुझे जगाए रखना होगा। शनिवार में अभी 2 दिन बाकी थे, मतलब कि अगले 48 घंटे मुझे जगे ही रहना था, जो सबसे मुश्किल काम था। मुझे नींद ना आए इसलिए खाना ना के बराबर दिया गया। साथ ही बीच बीच में मैं कॉफ़ी पीने लगा। वो रात तो ठीक से गुजर गई और सुबह से शाम पर अब मेरी आंखें भारी होने लगी थी। सूरज हमेशा मेरे साथ ही रहता था और कुछ ना कुछ बोलता रहता ताकि मेरा ध्यान बढ़ जाए। दादाजी भी अपनी कुल देवता की पूजा कर धूमी लगा देते ताकि घर में किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा परेशान ना कर सके। सूरज के घर वाले पूरी सतर्कता के साथ हर तरह की
सावधानी बरत रहे थे। और आखिरकार रात बीत गई और अब बस एक दिन और एक रात का ही वक्त गुजारना था। पर अब मेरे लिए जगे रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। दिन भर तो मैंने कैसे भी करके काट लिया, पर सूरज ढलते ही मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं लेटा हुआ था जहां मैंने उस लोटे से पानी पिया था, यानी सूरज के मामा जी के गांव में। मैं अपने आप को वहां पाकर इतना ज़्यादा घबरा गया कि मेरी सांसें अपने आप ही तेज हो गई। मेरी फूलती हुई सांसें अब कभी भी बैठ सकती थी। और जब पीछे से किसी ने मुझे पुकारा तो मेरा दिमाग वो आवाज़ सुनते ही सुन पड़ गया। कान में एक टी की आवाज़ गूंजने लगी और मेरे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके बाद मुझे सिर्फ यही महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पूरे बदन पर अपने हाथ फिराया जा रहा है। मैं उस वक्त ना तो चीख सकता था और न ही कुछ देख सकता था। वो बड़ा ही अजीब और खौफनाक एहसास था। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर पर किसी ने गरम गरम पानी उड़ेल दिया है। वो पानी इतना ज़्यादा गर्म था कि मेरी चीख निकल गई और मेरे चीखते ही मुझे सब कुछ दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि मैं किसी गड्ढे में लेटा हुआ हूँ और उस गड्ढे में पानी भरा हुआ है। और जब सामने देखा तो मैंने पाया कि वही बूढ़ी माई मंत्र जाप कर रही थी। कुछ देर बाद माई ने अपनी आंखें खोली और कहा, कल सुबह होते ही वापस लौट जाना और फिर जिंदगी में दोबारा इस तरफ का रास्ता मत ताकना। दोस्तों, वहाँ से निकलने के बाद मुझे अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था। सुबह होते ही मैं वहाँ से वापस लौट आया और फिर मैं कभी भी सूरज के घर नहीं गया। सूरज की बहन की शादी में भी नहीं, पर आज भी दादाजी और सूरज की माँ से फ़ोन पर बातें होती रहती हैं। अगर उन्होंने साथ ना दिया होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी टेक केयर। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा है। तो मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र, बाय एंड टेक केयर।